नमस्ते दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी नॉलेज स्कूप। और आज हम आपको एक नया वीडियो देने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड था इस वीडियो पे और साथ ही साथ हमने इस वीडियो में मौजूद किया है शुभम मिश्रा को, जो कि फॉरेन लैंग्वेज से पढ़ाई करते हैं। तो आप इस पूरे वीडियो का परिप्रेक्ष्य समझ रहे होंगे कि हम आज फॉरेन लैंग्वेज पे बातें करने वाले हैं और ख़ास करके फ्रेंच पे बातें करने वाले हैं, फ्रेंच लैंग्वेज पे, क्योंकि भाई साहब का सिर्फ ये फ्रेंच लैंग्वेज से ही यहाँ से ग्रेजुएशन किए हैं, मास्टर्स किए हैं और हम आज से सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, धन्यवाद आप हमारे चैनल पे आए। थैंक यू। ये दोबारा आए हैं इस चैनल पे, पहले एक बार ये आ चुके हैं और काफ़ी मतलब वो वीडियो यूं ही बनाया गया था लेकिन फिर भी लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा। तो हमें लगा कि कमेंट चीज़ें जुटाते हैं और कमेंट पे क्या क्या पूछा गया है थोड़ा सा भाई साहब से डिस्कशन करते हैं। तो सर आप अपना नाम बताइए एक बार, फिर इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम शुभम मिश्रा है और अभी मतलब यहाँ से काशिंदी से मतलब BHU से ही। BHU से आप अभी मास्टर्स कर रहे हैं? मेरा फाइनल ईयर है। अच्छा, मास्टर्स कर रहे हैं आप? फाइनल ईयर है। अच्छा, ये जो फॉरेन लैंग्वेज है क्या कोई भी सीख सकता है? फॉरेन लैंग्वेज स्टार्टिंग से बेस से कोई भी सीख सकता है, बेस से कोई भी सीख सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनसे प्रश्न पूछना चाहेंगे कि फॉरेन लैंग्वेज सीखने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? क्या होती है सर? फॉरेन लैंग्वेज सीखने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि आप इसी चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे तो भी आप फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं। कोई भी सीख सकता है, एनी पर्सन, मतलब उसके दिल में इच्छा करे उससे। अब कोर्सेज वो किए गए हैं, कोर्सेज बनाए गए हैं, कोर्सेज ओरिएंट किए गए हैं कि फॉरेन लैंग्वेज आपको किस तरीके से सीखना है। अच्छा, दरअसल अगर हम बात करें कि BHU से अगर हम फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, क्योंकि हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बातें कर रहे हैं और BHU में भाई साहब BHU से ही ग्रेजुएशन और मास्टर्स किए हैं और ये NIRF के रैंकिंग से नंबर 3 पे आता है। और लैंग्वेज में और भी कई कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे JNU है, IFLU है। भारत के मतलब इंडिया के तो टॉप यूनिवर्सिटी है JNU, और फॉरेन लैंग्वेज के मामले में तो और भी बेहतर है वो। और भी बेहतर है, मतलब BHU से बेहतर है। कोरियन, फ्रेंच, सारा लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज सारा लैंग्वेज भी है। मतलब इंग्लिश भी एज ए लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। हाँ, उसके बाद एक सेकंड नंबर पे जैसे लैंग्वेज के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो IFLU है एक, EFLU, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। तो उसकी भी रैंकिंग वगैरह अच्छी है और वहाँ पढ़ाई भी अच्छी होती है। हम अब जानने की कोशिश करेंगे कि हम अगर 12 पास कर रहे हैं और हम ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, आना चाहते हैं किसी बड़े विश्वविद्यालय में, तो हमें किस पेपर के लिए अप्लाई करना है, कहाँ कहाँ हम इंडिया में जा सकते हैं? भारत लेवल की बातें कर रहे हैं हम। हाँ, मैं समझ गया। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे अगर आपने 12th पास किया है और 12th पास करने के बाद जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी का एग्जाम वगैरह देते हैं, कोई DU का देता है, कोई JNU का देता है, कोई BHU का देता है। तो अगर बंदे का मतलब अगर मतलब करियर अगर उसको बनाना चाहता है फॉरेन लैंग्वेज के अंदर, तो आदमी की होती है 12th के बाद हमेशा अपना एक इनिशिएटिव जग जाता है कि मुझे करना क्या है ना। तो उस करने क्या है के तहत मतलब अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज का मतलब कोई बंदा है, कोई सीखना चाहता है, कुछ नया कुछ अलग लैंग्वेज में कोई करियर बनाना चाहता है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारे स्कोप है ना। तो वो क्या करता है कि उसके जैसे मान लो BHU का है, तो BHU का अगर हमने कोई एंट्रेंस दिया, उसमें अगर फ्रेंच लैंग्वेज वो प्रेफरेंस में डालता है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि फ्रेंच की पढ़ाई होती है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंच लैंग्वेज। जी, बिल्कुल। अगर आपको मिलता है फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच वहाँ पढ़िए। उसके बाद यहाँ पे 3 साल का जैसे BA का कोर्स होता है, BA ऑनर्स, हाँ, तो वो फ्रेंच लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप मतलब एक आपका 3 साल का कोर्स चलने लगा BA ऑनर्स फ्रेंच का, तो उसमें आपको फिर से बेसिक वहीं से शुरू की जाएगी पढ़ाई। जैसे हम लोग इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं बचपन में, 5th क्लास में, 6th क्लास में, वैसे हमको 12th के बाद लैंग्वेज, वैसे 12th के बाद लैंग्वेज की बेसिक से स्टार्ट की जाएगी। जैसे सबसे पहला अल्फाबेट्स वगैरह होते हैं, अच्छा, है ना, न्यूमेरिकल्स वगैरह, डेट्स, ये सब, फिर डेज, ये सब मतलब बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट की जाती हैं। और वो धीरे धीरे लास्ट सेमेस्टर तक ऐसा आता है कि मतलब एक फ्लुएंसी आ जाती है लैंग्वेज में। आप देख के उसको समझ सकते हैं कि लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। फिर बोलने के बाद आप अच्छी प्रैक्टिस, 3 साल का टाइम बहुत होता है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो आपकी फ्लुएंसी स्पीकिंग में भी आ जाएगी और रिटन में भी तो आ ही जाएगी। वेरी गुड। भाई साहब एक बात हमको बताइए आप कि BHU में फॉरेन लैंग्वेज किस फैकल्टी में सिखाया जाता है? सिर्फ मतलब फॉरेन लैंग्वेज किस फैकल्टी में है? हाँ, BHU में फॉरेन लैंग्वेज सिर्फ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स को छोड़ करके कहीं और नहीं है? फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के छोड़ के कहीं फॉरेन लैंग्वेज की नहीं है। हाँ, और एज अ ऑनर सब्जेक्ट नहीं है। बाकी छोटे मतलब जैसे मैनेजमेंट वगैरह में उसमें भी फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई होती है।
अच्छा। है ना, मतलब वो कोर्स नहीं होता है, वो दैट इज इंक्लूडेड इन द कोर्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रेंच लैंग्वेज। अच्छा। है ना, तो वो कोर्स ऑफ मैनेजमेंट में इंक्लूडेड है, तो वहाँ पे भी क्लासेस कुछ मतलब चीज़ें सिखाई जाती हैं फ्रेंच भाषा में। लेकिन दिमाग से एकदम एक क्लियर अगर डिग्री रहना की है। बात की जाए, आपको इंडिविजुअल फ्रेंच लैंग्वेज में ही अगर आपको बीए ऑनर्स करना है, फिर उसके बाद का करियर आपको फ्रेंच में करना, मतलब एक ये है 3 साल का बीए आप ऑप्ट कर सकते हैं। ऑप्ट कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई होती है उसकी। अच्छा, और दर्शकों मैं आपको बता दूं कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस का पेपर पहले अलग अलग हुआ करता था, अब कंबाइंड कर दिया गया है। हाँ। तो मतलब दोनों फैकल्टी के लिए एक सिंगल पेपर होगा और आप जैसा नंबर लाएंगे उस हिसाब से दोनों में रैंक अलग अलग बनेगा और अलग अलग काउंसलिंग भी होती है। ये प्रणाली कम से कम 2 सालों से चली आ रही है और हम अभी 2022 में है, ये कंटिन्यू करने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लैंग्वेज लेके पढ़ाई करनी है तो यहाँ पे ढेर सारे लैंग्वेज आर्ट्स फैकल्टी में सिर्फ पढ़ाए जाते हैं और आप इसको ऑनर्स के तौर में चुन सकते हैं। ऑनर्स आपका 3 साल चलता है। ऑनर्स बीए कोर्स ऑनर्स 3 इयर्स का ही होता है। 3 इयर्स का होता है। तो जैसे कि हम अगर लैंग्वेज सीखने आए बीएचयू में, हमने ग्रेजुएशन में अच्छा नंबर लाया और हम एडमिशन ले लिए, हाँ। तो हमको 3 साल के अंतराल में ग्रेजुएशन यूजी में कितना पढ़ा दिया जाता है कि हम पारंगत हो जाते हैं हर चीज़ों में? 3 साल के यूजी में जैसे क्या होता है, बीए ऑनर्स में फर्स्ट ईयर में आपको एक बीए ऑनर्स के अलावा 2 कोर में सब्जेक्ट्स भी लेकर के साथ चलने होते हैं। 2 कोर में सब्जेक्ट भी होता है। हाँ। टोटल 3 सब्जेक्ट 3 होता है। सब्जेक्ट होते हैं बीए ऑनर्स अगर आप ऑप्ट करते हैं तो 3 सब्जेक्ट होगा, जिसमें से एक आपका ऑनर्स होगा। एक ऑनर्स होगा और 2 सिर्फ 2 साल पढ़ना होगा। 2 कोर सब्जेक्ट्स होंगे, तो सिर्फ आप 2 साल पढ़ेंगे। 2 साल पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मेरा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी था, एएचसी कहा जाता है उसको, और एक ऑफिस मैनेजमेंट था, है ना। तो ये मेरे कॉम्बिनेशन के अंडर में था, फ्रेंच, एआईएचसी एंड ऑफिस मैनेजमेंट। अच्छा। तो 2 साल तो एआईएचसी एंड ऑफिस मैनेजमेंट की पढ़ाई चली साथ साथ। अच्छा। और फ्रेंच लैंग्वेज की जब थर्ड ईयर में हम ऑनर्स में आते हैं, तो थर्ड ईयर में सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज की पेपर्स वगैरह होते हैं। इन सब का भी 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं। 2 सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं, तो मतलब एक ऑनर्स बचता है। हाँ, ऑनर्स बचता है और पूरे थर्ड ईयर में ऑनर्स की पढ़ाई करनी होती है। अच्छा। उस समय फ्रेंच का जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की अगर माना जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती है। आप ट्रांसलेट वगैरह, नॉर्मल ट्रांसलेशन वगैरह आप कर सकते हैं। टेंस वगैरह, जैसे इंग्लिश में टेंसेस वगैरह होते हैं ना, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट, तो लाइक दैट उसमें भी फ्रेंच लैंग्वेज में भी वो है। ग्रामर में पहले टेंसेस वगैरह से ही पढ़ाई होती है कि आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन तक आप इतना फर्स्ट सेमेस्टर में आप सीख सकते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं सेकंड सेमेस्टर पे, तो उसमें और भी कुछ चीज़ें, ग्रामर भी बहुत ही डीप है ग्रामर, है ना। ग्रामर बहुत डीप है, आप पढ़ते जाएंगे, प्रेजो, पासो, पासे सैम्पल, उसके बाद इन्फिनिटिव, ये सब दीज आर द टाइप ऑफ टेंसेस, टेंसेस है फ्रेंच में है ना। फिर उसी में अगर जैसे कैसे हम लोग इंग्लिश के अंदर जाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नरेशन करना सीख जाते हैं, है ना। फिर आगे चलते हैं हम लोग तो डिग्री वगैरह ये सब सीखते हैं ना इंग्लिश में। तो ग्रामर जितना ही डीप होता जाता है और उसी तरह आप लैंग्वेज सीखते जाएंगे तो आगे आगे ऐसे ही होता है पूरा। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जाता है। बेसिक से स्टार्ट किया जाता है। बेसिक नहीं बताएंगे तो फिर आगे का क्लियर हो ही नहीं पाएगा ना। स्टार्टिंग में हम लोगों को बेसिक के टाइम में ध्यान देना होता है पढ़ाई में। अच्छा। वो थोड़ा अच्छे से देखना होता है क्योंकि आप डायरेक्टली स्विच कर रहे हैं एक नया लैंग्वेज की तरफ। अच्छा। तो वहाँ पे आपको बिल्कुल अटेंटिव रहना पड़ेगा, तो आप उस लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ पाएंगे और जल्दी पकड़ पाएंगे। क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज जो है इंग्लिश के मतलब ये भी रोमन है, इंग्लिश भी रोमन वर्ड्स, और ये फ्रेंच भी उसका भी वही रोमन ही है। अच्छा भैया, जैसे कि हमने ऑनर्स तो ले लिया, 2 जो कोर सब्जेक्ट बचे हैं, इनको हम 2 साल पढ़ के हटा देंगे। क्या हम इन कोर सब्जेक्ट में भी कोई अदर लैंग्वेज ले सकते हैं? जैसे हमारा फ्रेंच है, रशियन है और हिंदी है, या फिर फ्रेंच है, रशियन है, ज्योग्राफी है? ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम होता है। बहुत कम होता है। आप प्रेफरेंस जो भरेंगे, अगर आप कह दो ना, मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो सब सेट है ना। आपको अगर फ्रेंच लैंग्वेज जो कॉम्बिनेशन आपको दिए रहते हैं जब आप एग्जाम मतलब क्वालिफाई करेंगे बीएचयू का, जे मतलब डबल कॉम्बिनेशन नहीं रहता है इसका मतलब? डबल कॉम्बिनेशन नहीं रहता, एक चांसेस कम रहते हैं। एक कॉम्बिनेशन में आपको एक ही लैंग्वेज मिलेगा। एक कॉम्बिनेशन में एक ही लैंग्वेज मिल सकता है। हाँ, अगर कुछ नया आता है तो भाई अब नया कुछ इम्प्लीमेंट किया गया एक कॉम्बिनेशन में एक ही लैंग्वेज मिलेगा। आप कंपलसरी में जो कंपलसरी लैंग्वेज भी पढ़ना होता है, हाँ, इसके बारे में आपसे पूछने वाला था। हाँ, तो उसमें आप दूसरा लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें आपका जर्मन भी हो सकता है। अच्छा। उसमें आपका जापानीज भी हो सकता है। जैसे मेरा नेपाली लैंग्वेज था उसमें कंपलसरी में, तो मैंने नेपाली लैंग्वेज की पढ़ाई मतलब आपका कहना है कि ये 3 सब्जेक्ट के बाद एक कंपलसरी सब्जेक्ट भी मिलता है? हाँ, ये 3 साल चलता है कंपलसरी सब्जेक्ट जो है। मतलब कि ऑनर्स और कंपलसरी हमें 3 साल पढ़ना होता है। हाँ। और इसको सिर्फ 2 साल पढ़ना होता है। हाँ। कोर वाले को।
तो कंपलसरी में भी हम कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, वो सिर्फ लैंग्वेज के लिए होता ही है। हाँ, और कोई नहीं होता उसमें कुछ। उसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है। अच्छा। एक चीज और होती है इसमें, सॉफ्ट स्किल भी होती है बीए के टाइम में, है ना। तो सॉफ्ट स्किल भी साथ लेके चलना होता है। सॉफ्ट स्किल में जैसे आप बहुत सारी चीज़ें हैं, लैंग्वेज अलग अलग, बंगाली, हिंदी, भोजपुरी और स्टेनोग्राफी, ये सारी सॉफ्ट स्किल की चीज़ें, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये स्पोर्ट्स की भी एक्टिविटीज़ हैं, वो सॉफ्ट स्किल में आती है। उसके भी ग्रेडिंग होती है उसमें, मार्कशीट वगैरह। उसका भी एक अलग से पेपर होता है, एक अलग से पेपर, नंबर मिलता है उसका। अच्छे से विधिवत अच्छा नंबर मिल जाता है आर्ट्स फैकल्टी में इसको लेकर के। अच्छा भैया ये बताइए कि अगर हम यूजी कर लिए, ठीक है, प्लेसमेंट मिलता है क्या बीएचयू में? हाँ, यूजी करने के बाद प्लेसमेंट का ऑप्शन है आपके पास। अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है और बाकी डाटा मार्क कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है अपने। या तो ऐसे तो यूनिवर्सिटी से कोई प्लेसमेंट होता है, 2-3 कंपनियाँ आ जाती हैं। अगर आप प्लेसमेंट बैठिए, क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, उनके क्राइटेरिया को, वो अपने टेस्ट वगैरह लेंगे, फिर आपका इंटरव्यू लेंगे, फ्रेंच राउंड इंटरव्यू होगा। अच्छा, मतलब ये प्रोसेस है। तो कंपनी आती है यहाँ, प्लेसमेंट सेल है बीएचयू में, तो वहाँ उसके थ्रू कंपनी आती है, प्लेसमेंट लेती है, प्लेसमेंट सेल के थ्रू कंपनी आती है वहाँ पे। वहीं पे प्लेसमेंट वगैरह की एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ से प्लेसमेंट होता है। तो जनरली हर साल अगर 15 बच्चे, 15 या 20 बंदे अगर बीए ऑनर्स से क्वालिफाई रहते हैं, तो 6 बंदे 7 बंदे वो प्लेसमेंट ले लेते हैं। चाहे मतलब ये आपकी क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको चाहिए, अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है, तो दोनों काम एक साथ थोड़ा टिपिकल पड़ जाएगा। तो अगर हायर स्टडीज साथ करनी है। अच्छा, लेकिन अगर हम इस फैक्ट की बात करें कि ग्रेजुएशन 3 साल बिताने के बाद किसी फॉरेन लैंग्वेज के साथ प्लेसमेंट मिलता है, तो हाँ मिलता है। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज आपको लेके जाती हैं। बेसिकली अगर ग्राउंड लेवल की बात करूँ मैं, तो अगर आप 3 साल अच्छे से फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में अमेजोन वगैरह, अमेजोन कंपनी है, फ्लिपकार्ट है, चाहे बाकी और ये सब तो हाईलाइटेड कंपनीज हैं। बाकी और भी कई कंपनीज है जिसमें आपको ये है कि 30,000, 40,000, 50,000 इतना प्लस के आप, मतलब आपकी फ्रेंच की नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। मैं ये पूछने वाला था क्योंकि दर्शक लगेंगे कमेंट में पूछने के भैया मिलता कितना पैसा है। हाँ, तो मैं जानता हूँ, क्योंकि बेसिक आदमी का वो पढ़ने का मोटिव रहेगा कि भाई जॉब करेंगे तो आखिर कितना पैसा मिलेगा, कितने लायक बन जाएंगे हम, बिल्कुल पैसा कितना लायक बन जाएंगे हम लोग, वैसा ही हो जाएगा। तो ये हाल है पूरा, मतलब प्लेसमेंट का ये सीन है। ये कहना है कि अगर आप 3 साल फ्रेंच लैंग्वेज की अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, नॉलेज मैटर्स, कोई भी पढ़ाई हो, है ना। आप आजकल के अगर ये देखा जाए तो सिर्फ ये नहीं है कि फ्रेंच में या फिर सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में या फिर सिर्फ जर्मन में या फिर सिर्फ ज्योग्राफी या हिस्ट्री, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप माइनिंग मतलब जितना भी काम कर रहे हैं, अगर उसको हम लोग, उसका नॉलेज है सब्जेक्ट का, तो उसमें आप कहीं ना कहीं अच्छा करेंगे। बिल्कुल। वैसी तरह एक फ्रेंच ऑप्शन है आपके पास। इसमें अगर आप जितना अच्छा करते हैं, जितना अच्छा आपका लैंग्वेज पे कंट्रोल रहेगा, तो इसमें आप फॉरेन वगैरह भी जा सकते हैं, ऐसे वगैरह, एमएससी में आप जॉब पा सकते हैं, एमएससी वगैरह में भी जॉब पा सकते हैं। तो वो वैकेंसीज वगैरह आती रहती है, उसमें अप्लाई करते रहिए और आपके टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह ये सब क्वालिफाई करते रहिए। और आजकल तो फैशन चल गया है फॉरेन लैंग्वेज का, लोग अपने डिग्री कॉलेज में भी, जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें भी लैंग्वेज सिखा रहे हैं। आजकल मतलब फॉरेन लैंग्वेज के करियर में ये भी एक है कि आजकल जितने भी स्कूल वगैरह हैं, उनमें फॉरेन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया है। और मुझे लग रहा है कि शायद ये गवर्नमेंट पॉलिसी में भी, आई थिंक कि उसमें भी इंक्लूड किया गया फॉरेन लैंग्वेज को। ये अच्छी चीज़ है, मतलब अच्छी चीज़ है। कुछ नया सीखना चाहिए इंसान को, कुछ अलग, हल्का हल्का सीखें। अगर इंटरेस्ट है तो आकर के अच्छे से सीखें। हल्का हल्का उसको सीख के देखा, अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो उसमें भी आप एक करियर के तौर पर ले सकते हो उसको। बिल्कुल। अच्छा, ये जो ग्रेजुएशन हम बात कर रहे थे, इससे क्या हुआ ना, जैसे अगर स्कूलों में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इससे क्या हुआ कि फ्रेंच लैंग्वेज में करियर थोड़ा बढ़ गया है। अच्छा, क्योंकि करियर, ऑब्वियस सी बात है, डिमांड बढ़ेगी ना, टीचर्स की डिमांड बढ़ेगी, तो फ्रेंच लैंग्वेज जो पढ़े हुए हैं बंदा वही पढ़ा सकता है, कोई मास्टर्स किया हुआ है। अच्छा, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग जाके। यहाँ पे होता है अक्सर, कई लड़के मतलब बीए करने के बाद भी कई स्कूल में भी जाके एज ए टीचर वर्क करते हैं, एज ए टीचर वर्क करते हैं। एज लिमिट क्या होती है ग्रेजुएशन में कि इतने साल तक? ग्रेजुएशन में एज लिमिट बीए वाली एज लिमिट ही है, एंट्रेंस एग्जाम वाली एज लिमिट ही है 23 साल। हाँ, 23 साल होता है शायद, समथिंग 24 साल, 23 साल होता है। तो हमने ग्रेजुएशन की पूरी बात कर लिया कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद लैंग्वेज पढ़ने को मिलता है, इस पर भी बातें कर लिया। और अब हम बात करने वाले हैं इसके आगे फर्दर चीज़ों की, फर्दर एजुकेशन, एकेडमिक प्रोसेस की। जैसे कि हम यूजी की कर लिए, अब मास्टर्स की बातें करेंगे। क्या हम फ्रेंच से ग्रेजुएशन कर लिए, क्या हम पीजी कर सकते हैं, मास्टर्स, एमए? हाँ, ऑप्शन है आपके पास। अगर आप किसी और लैंग्वेज से
किसी और सब्जेक्ट के हो तो आप फ्रेंच से पीजी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फ्रेंच से पीजी करने के लिए आपका फ्रेंच से बीए होना जरूरी है। और ऑनर्स ही होना चाहिए कि कोर में भी अगर फ्रेंच रहे तो? बीए ऑनर्स या डिप्लोमा कोर्स भी 2 इयर्स के लिए किए हैं तो उनके लिए भी शायद कुछ प्रावधान होता है ना? अच्छा, मुझे आइडिया भी नहीं। नहीं, एक नया प्रावधान मैंने सुना था कि अगर कोर में भी आपका अगर कोई लैंग्वेज है या फिर कोर में कोई भी सब्जेक्ट है, क्या होता है जैसे कि आप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बीए, हाँ, सेकेंड ईयर आपका जब हो जाता है तो लास्ट ईयर में आप ऑनर्स अगर फ्रेंच नहीं और करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन वगैरह नॉर्मल प्रोसेस होता है, एकेडमिक प्रोसेस जो भी है, वो क्राइटेरिया करने के बाद वो आप ऑनर्स चेंज करवा के, हाँ, ये लास्ट ईयर वाले, हाँ, सीट्स की अवेलेबिलिटी अगर फ्रेंच लैंग्वेज में रहेगी, हाँ, तो उस ऑनर्स को चेंज करके उस ऑनर्स में कर दिया जाएगा। हाँ, मतलब भाइयों मैं आपको बता दूं, मिसगाइड मत होइएगा, जब हम 5वें सेमेस्टर में जैसे ही पहुंचते हैं हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने कोर के सब्जेक्ट को भी ऑनर्स में बदल दें। तो अगर आपको लगता है कि हमें हमारे कोर में जो है वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो आप उसको ऑनर्स में भी तब्दील कर सकते हैं। हाँ। और बढ़िया से आप मतलब पढ़ाई करिए। और अगर हम मास्टर्स की बात करें भाई साहब, तो मास्टर्स में हमें क्या पर्टिकुलर एक एमए फ्रेंच का पेपर होता है, उसको अप्लाई करना होता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हाँ। और सिलेबस क्या होता है? हाँ, सिलेबस मतलब जो आपने बीए में पढ़ाई की है पूरा वही कवर होता है, पूरा वही एंट्रेंस में पूछते आता हैं। है। हाँ, बेसिकली आपका नॉलेज टेस्ट होता है कि आप एमए के लायक हैं या नहीं है। उसमें आपका ये है कि जैसे बीए के एंट्रेंस में क्या था कि ये आपकी जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग, बीए का एंट्रेंस इस पे होता है। अच्छा। उसके बाद आपको लैंग्वेज वहाँ पे ऑप्ट किया आपने। अच्छा। अब लैंग्वेज आपने 3 साल पढ़ाई की तो उसका अब लैंग्वेज में क्या सीखा है वही सारी चीज़ें टेस्ट की जाएंगी, टेस्टिंग होगी उसकी एमए के एंट्रेंस के लिए। एमए के एंट्रेंस में? हाँ, आप क्वालिफाई करते हैं तो एकदम मतलब हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप 3 साल अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे और बेसिक चीज़ें मतलब आती हैं, जो जैसे पूरे 3rd ईयर का, पूरे 3 ईयर का सिलेबस ही कवर होता है उसके अंदर। अच्छा, हमें ग्रेजुएशन करके क्या तुरंत प्लेसमेंट ले लेना चाहिए कि फर्दर स्टडीज़ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आगे जाना चाहिए? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट हाँ, है। जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई एकेडमिकली करियर बनाना चाहता है एकेडमिक्स में, तो उसके लिए आपको बीए है, बीए करने के बाद फिर एमए भी करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, और एमए के बाद फिर पीएचडी का भी ऑप्ट कर सकते हैं आप। एमए के बाद नेट क्वालिफाई करिए। मतलब इस फ्रेंच से हम पीएचडी भी कर सकते हैं यहाँ हाँ, से? ये फ्रेंच लैंग्वेज से पीएचडी भी हो सकती है। अच्छा। मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद तो पीएचडी का वही सेम क्राइटेरिया है जैसे हर सब्जेक्ट का होता है, नेट क्वालिफाई करिए। अच्छा, आप ऊपर के लेवल का एक पेपर भरिए, नेट क्वालिफाई करिए, तब जाकर के आपको यहाँ पे नेट होता है, फ्रेंच लैंग्वेज का नेट एग्जाम होता है ना। बीएचयू का ये कोई अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है पीएचडी के लिए? बीएचयू का होता था पीएचडी के लिए, आरईटी होता है, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, उसमें फ्रेंच लैंग्वेज में मतलब पीएचडी कराई जाती है, लेकिन इस साल से ये प्रावधान बंद हो गया है। आरईटी बंद करा दिया गया है? आरईटी को बंद करा दिया है। तो मतलब हम सिर्फ यूजीसी से वो नेट जेआरएफ 12 पेपर ही अगर क्वालिफाई करेंगे, हाँ, तब जाकर के हम एडमिशन के लायक होते हैं। नेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा अगर आपको पीएचडी करना है, तो गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि नेट तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अच्छा, लोग बोलते हैं कि फेलोशिप भी मिलता है उनको, मतलब हाँ, जो नेट क्वालिफाइड बंदे होते हैं उनको फेलोशिप मिलती है 8000 समथिंग। अच्छा, 8000। और जो जेआरएफ क्वालिफाई किया उसको कितना मिलता है? जेआरएफ क्वालिफाई किए हुए को शायद 42000 या 40000 के नियर अबाउट, मतलब उस इतना आइडिया नहीं है मुझे उनके कितना मिला। अच्छा, मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप मास्टर्स करके अगर आप इस पेपर के अप्लाई करते हैं तो जेआरएफ थोड़ा सा आपका मेरिट अच्छा है तो जेआरएफ में आप गिने जाएंगे। फ्रेंच लैंग्वेज में बहुत कम जेआरएफ है, बहुत कम जेआरएफ है। और भी हो सकता है जैसे 1-2 सीट होती है जनरल की, ओबीसी की, ऐसे ऐसे कैटेगरी वाइज वो रहता है ना। अच्छा, मास्टर्स में कितनी सीट है यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज मास्टर्स में? यहाँ पे 18 to 19 सीट्स अवेलेबल रहती हैं। सिर्फ 19 सीट अवेलेबल है टोटल? अच्छा, वो तो बीएचयू के साइट पे भी अवेलेबल रहता है। बीएचयू के साइट पे ये सब डाटा एंट्रेंस जोन में जाते हैं, एमए के एंट्रेंस जोन में, एमए फ्रेंच के अगर आप डिपार्टमेंट की वो देखें तो उसमें रहता है कि हाँ फ्रेंच लैंग्वेज में कितनी सीट्स मास्टर्स के लिए अवेलेबल हैं। अच्छा, तो नियर अबाउट 18-19 मेरे टाइम मतलब जब आज से मतलब 1 साल पहले 18-19 सीट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, हाँ, तो ये है लगभग हम प्रोफेसर्स, क्या ये जो प्रोफेसर्स होते हैं जो यहाँ पढ़ाते हैं, क्या ये पूरा यही क्राइटेरिया से पढ़ के आते हैं, यूजी पीजी नेट जेआरएफ? हाँ, यही क्राइटेरिया होता है। अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो सबसे पहले यूजी किया आपने फ्रेंच में, फिर पीजी किया आपने फ्रेंच में, पीजी करने के बाद आप मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर्स करने के बाद फिर आप एज ए प्रोफेसर कहीं भी अगर आप अप्लाई कर सकते हैं जिस भी, और सिर्फ मतलब काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप जाके अपना
इंटरव्यू वगैरह, वो बाकी आगे का प्रोसेस जो भी होता है इंटरव्यू वगैरह का, उसमें आप क्वालिफाई करके। हमने बीच में प्रॉफिट की बातें की थी कि कितना पैसा कमा लेंगे एक महीने में अगर वो कर लेंगे तो। हाँ। हम आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहेंगे कि कई लोग, कुछ छात्र हैं आईआईटी में एडमिशन लिए, कुछ मेडिकल कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज ले रहे हैं, कुछ लोग ज्योग्राफी ले रहे हैं, आपने फ्रेंच लिया। हाँ। तो क्या मतलब अगल बगल जो लोग आपको देखते हैं, क्या इस सब्जेक्ट को लेकर के महत्व देते हैं, महत्वता है इस सब्जेक्ट की? सब हाँ, थोड़ा सा अलग तो लगता ही है कि हाँ भाई फ्रेंच लैंग्वेज से कर रहे हैं, कुछ अलग, एक अलग इम्प्रेशन, एक अलग इम्प्रेशन जाता है, एक अलग इम्पैक्ट जाता है लोगों पे। अच्छा। कि हाँ कुछ अलग सीख रहे हैं। और हमको लगता है कि अगर आप बनारस रीजन में ये फ्रेंच लैंग्वेज या फिर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो आप 1000 में से एक हैं। आप जहाँ पे खड़े हैं, आपको जो लैंग्वेज आती है अगल बगल, हाँ बहुत कम लोग, जैसे किसी अगर हम को लोग नहीं। अपने आसपास ही देखें जनरली, मतलब कोई भी इंसान अपने आसपास देखे एक बार तो लगता है कि ज्योग्राफी ऑनर्स के स्टूडेंट काफ़ी सारे दिख जाते हैं। अच्छा। एचसी ऑनर्स के स्टूडेंट काफ़ी सारे दिख जाते हैं। तो एमए के एंट्रेंस में भी ऐसा होता है कि कैंडिडेट के हिसाब से सीटें भी ज़्यादा कम हो जाती है। अच्छा। जैसे फ्रेंच की 90 सीट्स अगर अवेलेबल हैं और हिंदी के काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो हिंदी की समथिंग लाइक 150 सीट अवेलेबल है मास्टर्स के लिए, अच्छा है ना। तो वो डिपेंड करता है वो भीड़ के मतलब ऊपर भी। अच्छा, ये डिप्लोमा भी क्या कोई कर सकता है? डिप्लोमा का भी अभी 2 दिन पहले फॉर्म निकला डिप्लोमा का। मुझे पता है लेकिन फिर भी आपसे पूछ रहा हूँ। और डिप्लोमा, क्या डिप्लोमा भी होता है लैंग्वेज से? हाँ लैंग्वेज डिप्लोमा होता है। कौन कौन सीख सकता है उसको डिप्लोमा? डिप्लोमा वो आपके 12th के परसेंटेज के ऊपर वो होता है, डिपेंड करता स्क्रूटनी है। होती है। शायद प्रावधान जाता है ना, फ्रेंच लैंग्वेज का कट ऑफ मुझे लगता है कि 90% या 92% से ऊपर ही जाता है अच्छा, डिप्लोमा के लिए कट ऑफ। तो उसको क्वालिफाई करना होता है। मतलब 12th के नंबर पे ही आपको डिप्लोमा 12th के मिलेगा। नंबर पे ही डिप्लोमा और मिलता है। एक और कंडीशन होना चाहिए, आप बीएचयू के छात्र होने चाहिए। बीएचयू के छात्र होने चाहिए। और बीएचयू का छात्र और 12th में जितना भी मार्क है आपका, उस मार्क्स के हिसाब से आपको उसके बेसिस पे स्क्रूटनी होगी, कितनी सीट्स अवेलेबल है डिप्लोमा में, वो टॉप उतने बंदे को ले लिया जाएगा। उतने बंदे को ले लिया जाएगा। तो ये है डिप्लोमा का प्रोसेस। हाँ। और डिप्लोमा बाहरी लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं, बाहर लोग। और डिप्लोमा भी मैं आपको बता दूं कि ये 1 ईयर का भी होता है, 2 ईयर का भी होता है, और 3 ईयर का भी डिप्लोमा होता है, पार्ट टाइम डिप्लोमा भी होता है। और सारे नोटिफिकेशन कम्युनिटी सेंटर में लगाए गए हैं, यूट्यूब के कम्युनिटी लैब में। तो जाइए थोड़ा सा देखिए कि क्या क्या लिखा है, बीएचयू ने नोटिस जारी किया है, देखिए अब कितना पैसा लगता है, क्या लगता है, सब उसमें लिखा हुआ है। तो डिप्लोमा की ये संक्षिप्त जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। और कुछ छूटा, और कुछ बताना चाहेंगे ओवरऑल आप फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में? कुछ 2 मिनट बताएं। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में मतलब यही बताना चाह रहा हूँ ना कि जैसे लोग इनकरेज हों कि हाँ आपके कोर्सेज में इनकरेज ये है कि आप पहली बात तो कुछ नया सीखने को मिल रहा है आजकल का जो मतलब वो है। आजकल देखो फ्रेंच लैंग्वेज के लिए काफ़ी सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं फ्रेंच लैंग्वेज पे, है ना। तो क्यों ना अगर दूसरा कोई अट्रैक्ट हो रहा है ऐसा, और तो क्यों ना हम भी वो चीज़ सीखें। पहली बात तो क्या होता है ना, मन की बात है कि क्या मतलब मन क्या कर रहा है, कुछ नया सीखने को अगर इच्छा है तो आप फ्रेंच लैंग्वेज ले सकते हैं, है ना। और फ्रेंच लैंग्वेज का करियर स्कोप भी अच्छा है, अच्छा स्कोप है। एक माना जाता है कि फ्रेंच लैंग्वेज आजकल डिमांडिंग है। फ्रेंच, जर्मन, ये सब फॉरेन लैंग्वेज में डिमांडिंग लैंग्वेज है। काफ़ी सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो अभी ये सब फ्रेंच लैंग्वेज रिसोर्सेज को ढूंढ रहे हैं, है ना। तो अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो ही पढ़ाई मतलब उसमें भी आपका करियर सेट हो सकता है। तो और मुझे ये मानना है ना कि फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मन ये सब फॉरेन लैंग्वेज सीखने से आपको ये प्लस पॉइंट हो सकता है कि जैसे आप बीए के बाद भी जनरली, जैसे मान लीजिए अगर आप एक बार, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे नहीं पता है कि मतलब क्या, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जैसे मान लीजिए अगर आप AIHC से ऑनर्स करते हैं तो मुझे मतलब मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो AIHC से ऑनर्स किए, लेकिन ये वो लोग अभी इतने एलिजिबल नहीं है कि दे कैन गेट अ जॉब, ठीक है, प्लेसमेंट नहीं ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंच लैंग्वेज में करियर बनाने के बाद, फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के बाद अगर आपको अच्छे से नॉलेज है फ्रेंच लैंग्वेज की, तो इसमें आप एक करियर ऑप्ट कर सकते हैं कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ BA। अगर आप डिप्लोमा भी कर लेते हैं 2 साल, तो काफ़ी सारी कंपनी ऐसी हैं जो 2 ईयर डिप्लोमा के लोगों को भी ले लेती है। वो आपके लैंग्वेज के उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कितनी फ्लुएंसी है, आपको कितना आता है। अच्छा, तो ये सब रहा पूरा फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। और अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आइए, JNU में जाइए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, राजधानी है भारत की। और
हैदराबाद। इफ्लू हैदराबाद, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज हाँ, यूनिवर्सिटी। तो ये जो 3 मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपका करियर बिल्डअप करती हैं, और मैं ये दावा के साथ बोल सकता हूँ आपको कि आर्ट्स फैकल्टी, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ये जान लीजिए, दावा नहीं, किसी चीज़ पे नहीं करना चाहिए आज के ज़माने में दावा, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि आर्ट्स फैकल्टी में कहीं प्लेसमेंट है तो फॉरेन लैंग्वेज में है और कहीं भी प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को एकदम समझ जाइए कि आर्ट्स फैकल्टी के किसी भी कोर्सेज में प्लेसमेंट नहीं होता है, फॉरेन लैंग्वेज में ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी कोर्सेज में नहीं होता है, फॉरेन लैंग्वेज के अलावा मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब है ना। ज्योग्राफी में कहाँ प्लेसमेंट होता है? मैं भी ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ। ज्योग्राफी में नहीं होता है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइंस वगैरह में जाते हैं हम लोग। आर्ट्स फैकल्टी में ही काफ़ी सारे ऐसे ना, जापानीज, कोरियन और काफ़ी सारे ये सब लैंग्वेज है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट होता है, मैटर डिपेंड्स कि आप बीए तक कितना नॉलेज गेन कर। लेकिन एकदम फ्लुएंसी के साथ मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि फॉरेन लैंग्वेज का ये आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि अगर आप 3 साल पढ़ाई करते हैं, हाँ, फॉरेन लैंग्वेज, या 2 साल डिप्लोमा की पढ़ाई करते हैं, आप एक लैंग्वेज सीख जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट अ जॉब। प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे जाइए, अमेजन को और फ्लिपकार्ट को अप्लाई करिए। हाँ, वो आपके स्मार्टनेस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने स्मार्ट हैं। एक छोटा सा इंटरव्यू दीजिए और 40-45 हज़ार रुपये का एक मोटी रकम उठाइए, अपना खर्चा चलाइए। और हाँ, ये अगर आप कभी भी जीवन में अगर फॉरेन लैंग्वेज पढ़े हों, या फिर अगर कोई भी पढ़ाई आप पढ़ रहे हों, आपको लगे कि ये जानकारी दूसरे को बतानी चाहिए, तो आप अपने बगल वाले से ज़रूर शेयर करें, उसका भविष्य बनाने में उसकी मतलब अपना हाथ, अपना योगदान जरूर दें। तो इसी हिसाब से जो भी, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं, अब हमको लगा आप कुछ बोलना चाहते हैं। नहीं। तो ये थे शुभम जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, ग्रेजुएशन यहीं से हुआ है, मास्टर्स लास्ट सेमेस्टर में ये हैं। इन्होंने जो जानकारी दी है जेन्युइन दी है, हम लोगों ने बैठ करके शेयर किया है, और आप भी इसको शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा, और हमारे साथ बने रहिएगा। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा धन्यवाद बोलता है ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।